जतिन जी की डांट खाकर ये एपिसोड शुरू कर रहा हूं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग का मैच चल रहा है और जब मैंने इन्हें यहाँ शूट के लिए बुलाया उसी वक्त भारत के जो प्लेयर हैं वो थोड़ी सी अपनी बाजी में पीछे चल रहे हैं। जो आपका इतना एक्साइटमेंट है, जरा दर्शकों को बता दें क्या मैच है, क्या हो रहा है इसमें। मणिपुर के जादूमणि सिंह जो है बहुत अच्छा फुटवर्क है उनका, और उन्होंने भी पिछले हफ्ते अभी पाकिस्तान के एक बहुत तगड़े बॉक्सर को उन्होंने 5-0 से हराया था। उन्हीं का मैच चल रहा है और दीपक हमें यहाँ पे बिठा चुका है। इस बात के लिए माफी रहेगी, पर मैं इंश्योर करूंगा कि डिनर के साथ सर इसका रिकॉर्डेड वर्जन देखकर जाएं। नमस्ते, मेरा नाम दीपक तेनगुरिया है। सदन में आपका स्वागत है। सदन में आज हम आपको 3 बातें बताएंगे। पहला, जो ये प्रहसन हुआ संसद के बाहर, संसद पटल के बाहर, जहां पर हमने पप्पू यादव को देखा एक पुजारी का रूप धरते हुए, फिर उन्हें अवधेश प्रसाद जो कि अयोध्या की सीट से सांसद है वो पकड़ते हैं और फिर उन्हें फांसी के एक को नाटक रचा जाता है, उनके गले में एक पट्टा बांधा जाता है, पीले कलर का एक कपड़ा। इसके पीछे की कहानी क्या है और क्या हुआ, क्योंकि पीछे की कहानी असद जी बताएंगे, हुआ क्या था प्रत्यक्षदर्शी बताएंगे, जो कि हिंदी में एक शो होता है, आपने शब्द सुना होगा चश्मदीद, क्योंकि वहां पर सदैव मौजूद थे। और हम आपको इसमें बताएंगे कि मायावती की पार्टी बसपा इस वक्त जेनजीज को अट्रैक्ट करने के लिए किस तरह की कोशिश कर रही है, और एफसीआरए बिल के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही आज जो लोकसभा में ध्वनिमत से एक बिल पारित हुआ है, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान हैं, असद जी अपोजिशन कवर करते हैं, जतिन जी बीजेपी कवर करते हैं, विकास जी जिसने आपने खूब तसल्ली से मनुस्मृति पर उनका पूरा संभाषण सुना, वो लोकसभा राज्यसभा देखते हैं और भारत की राजनीति पर बहुत ही पैनी शार्प निगाह रखते हैं। जतिन, सबसे पहले उधर से आंख अगले धरा, जीत गए, चलिए बहुत बधाई। अब मेरे मन में जो मेरा आत्मा का हान है वो थोड़ा कुछ कम हुआ, अब कम डांट खाऊंगा आपसे। क्या हुआ था, ये पप्पू यादव बोला पूरा स्किट क्या है, दर्शकों को बताएं। देखिए, ये मुद्दा जो है वो ये स्किट भी जो थी, और वो ये मुद्दा राम मंदिर के ऊपर, राम मंदिर की जो चंदा चोरी है उसको लेकर, उसके एलिगेशन को लेकर, और जो उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और बेसिकली मुद्दा ही जो है इसको लेकर ऑपोजिशन की कोई पार्टी ऐसी नहीं है। इसमें सबसे अग्रणी जो है वो समाजवादी पार्टी है। कांग्रेस का भी इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है। पर देखा जाए तो इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी ही, जब से सदन शुरू हुआ है, सदन की कार्रवाई शुरू हुई है पिछले हफ्ते से, तब से वो इस मुद्दे को 20 जुलाई से उस दिन से ये जो है इस मुद्दे की गूंज जो है वो सदन के शुरू होते ही, इनफैक्ट उससे पहले ही सदन में पार्लियामेंट में गूंजने लगी थी। ऑपोजिशन का ये कहना है कि वो इस मुद्दे की चर्चा के लिए बहुत बार स्पीकर से आवेदन कर चुकी है। एडजर्नमेंट मोशंस जो हैं वो समाजवादी पार्टी के एमपीज क्यों ना हो, कांग्रेस के एमपीज क्यों ना हो, और कई और ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं, सारी ऑपोजिशन पार्टीज के का ये कहना है कि हम इसके ऊपर चर्चा चाहते हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये ना सिर्फ हिंदू आस्था के साथ हिंदू आस्था के ऊपर एक प्रहार है, पर ये जो है ये सिर्फ मंदिर में ही नहीं, मतलब देखा जाए तो मतलब किसी भी अगर किसी भी रिलीजन के साथ किसी भी मंदिर में अगर ये होता, तो मतलब किसी भी उनके डिवोशनल प्लेस पर अगर ये होता, तो ये गलत है। तो इस मुद्दे की चर्चा के लिए विपक्ष बहुत दिन से कोशिश कर रहा है। इस मुद्दे के ऊपर और इसके स्लोगन्स लेकर ही बहुत बार दोनों हाउसेस में प्रोसीडिंग्स जो हैं वो डिसरप्ट हुई हैं और एडजर्न हुई हैं। आज जो है पप्पू यादव, जो कांग्रेस के पुराने सांसद थे पर अब निर्दलीय हैं, उनके द्वारा एक स्किट, पूर्णिया से सांसद है, उनके द्वारा एक स्किट जो है वो की गई। लगता है कि वो थोड़े तरीके से, मतलब हालांकि असद ने उनसे चर्चा करी है तो वो बताएंगे कि वो एक्चुअली आइडिया उन्हें कहाँ से आया, कब आया और उन्होंने कैसे इसे एग्जीक्यूट किया। लेकिन जो मैंने देखा वो ये था कि कांग्रेस जो है वो एक बहुत बड़ा बैनर लेकर, वहाँ पे कांग्रेस के एमपीज जो हैं उस बैनर के पीछे खड़े थे, जहाँ पर वो होम मिनिस्टर अमित शाह के मिसिंग होने पर वो सवाल उठा रहे थे। वो चाहते हैं कि बहुत दिन से ऑपोजिशन की डिमांड है कि गृह मंत्री जो हैं वो किसी ना किसी सदन में आए, और वो जो स्टूडेंट्स के ऊपर कार्रवाई की गई सिक्योरिटी पर्सनल द्वारा 20 जुलाई को, जो यूथ प्रोटेस्टर्स, जो सीजेपी प्रोटेस्ट वाले मामले में, उसके ऊपर ऑपोजिशन चाहती है कि अमित शाह इन हिज कैपेसिटी एज होम मिनिस्टर आए और ऑपोजिशन पार्टीज का और जितने भी सवाल इनके ऊपर उठ रहे हैं उसका जवाब दें। लेकिन हुआ ये, आज पप्पू यादव जो थे वो एक भगवा चोले में इस तरीके से अपने आप को दर्शा रहे थे जैसे कि वो वहाँ के, या वो किसी भी एक बड़े मंदिर के महंत हैं, वो वहाँ के चीफ प्रीस्ट हैं,
और उन्होंने रामलला का एक फोटो जो है एक प्रिंट आउट वहाँ पर उनके हाथ में था। वो ये दर्शाना चाह रहे थे कि जैसे वही मतलब बेसिकली मूर्ति का प्रतीक वो है, और वहाँ पर पेटियां पड़ी हुई थी जो विच वर सपोज टू पोर्ट्रे, जो दान पेटियां मंदिरों में होती हैं, और उनके अंदर और उनमें चंदा जो है, कई लोग उसमें आए, उसमें राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो हैं वो भी थे, जो वहाँ पर आकर जिन्होंने चंदा डालने का उसमें एक रोल अदा किया, एक कैमियो उन्होंने उसमें किया। मोटा मोटी उसके अंदर समाजवादी पार्टी के ही बहुत सारे सांसद आए, उन्होंने भी उस तरीके से वो करने की कोशिश करी, उन्होंने उसमें चंदा डाला और ये सब हुआ। और उसमें होता ये है, वो ज़्यादा देर का वो नहीं था पूरा मामला, वो थोड़ी देर वैसा होता है, वो चंदा डाला जाता है उसके अंदर, और कभी और पप्पू यादव वो उस सांकेतिक तरीके से वो ये कर रहे थे कि वो कुछ चंदा उठाते थे, जेब में डाल लेते थे, फिर एंड में ऐसा होता है कि वो उठ के वो पूरी दान पात्र को ही और वो दान पेटियों को ही लेकर जब भागते हैं तो उनको रोका जाता है और उनको फाइनली फिर वो माफी मांगते हैं। ये स्किट उन्होंने आज पप्पू यादव ने क्या कहा आपसे फ्लाइट से उतरते ही? नहीं, देखिए, पप्पू यादव एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि थिएट्रिकल नेता हैं। मुझे याद है 2024 में जब वो चुने गए थे निर्दलीय अभी इस चुनाव में, तो उस टाइम पे भी नीट का इशू चल रहा था, तो लोकसभा के अंदर आपको कोई भी प्लेक कार्ड ले जाना अलाउ नहीं किया जाता है। तो उन्होंने क्या किया था, जब वो शपथ लेने के लिए गए थे स्पीकर साहब के पास, तो उन्होंने क्या किया था कि एक टी शर्ट के ऊपर टी शर्ट पहनी थी, और टी शर्ट के ऊपर और नीचे वाली जो टी शर्ट थी उस पर लिखा था री नीट, मतलब नीट का एग्जाम फिर से लिया। 2024 की बात है। तो वो वहाँ पहुँचे और फिर उनको जब शपथ लेने, तो उन्होंने ऊपर वाली टी शर्ट हटा दी और उस पर लिखा था री नीट, और उन्होंने वहाँ पे री नीट के नारे लगाए। ये तो 2024 की बात है। आज की बात जो है वो मेरी जो उनसे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, तो ज़्यादातर सांसद जो हैं वो अपने क्षेत्र चले जाते हैं। शुक्रवार को प्रोसीडिंग्स ख़त्म होती हैं, उसके बाद वो अपने क्षेत्र चले जाते हैं, अपने क्षेत्र में काम करते हैं, जी, कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो आज उन्होंने मुझे यही बताया कि आइडिया उन्हीं का था, और वो पूरी प्लानिंग और प्रिपरेशन के साथ आए थे कि ये इस तरह का एक स्किट करना है। और विपक्ष की जितनी भी पार्टी हैं, कांग्रेस, और उनके कांग्रेस से रिश्ते जनरली अच्छे ही हैं, बिहार में भी और ओवरऑल भी उनको कांग्रेस में काफ़ी माना जाता है। और जो उन्होंने मुझे बताया कि पूरा प्रिपरेशन उनका था, बट उन्होंने एक बार सीनियर लीडरशिप को सारी पार्टी की बता दिया था कि इस तरह का मैं करूंगा। और ये कोई मतलब इस तरह के प्रोटेस्ट करना, अगर आप याद करें पिछले कुछ सत्रों में अलग अलग तरीके से गौतम अडानी जी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके अगेंस्ट भी इस तरह के इनोवेटिव प्रोटेस्ट होते रहते हैं। और मेरे जो सूत्र हैं उन्होंने मुझे बताया है कि मंडे और जितने दिन अभी बाकी हैं मॉनसून सत्र में, आप देखेंगे कि इस तरह के और इनोवेटिव और क्रिएटिव तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा, जो मुझे बताया गया है। और ये आज एक तरीका था, मंडे हो सकता है कोई और नया तरीका है। तो आज जो भी मतलब जो हुआ उसके पीछे आई थिंक ज़्यादातर प्लानिंग और जो एग्जीक्यूशन था वो पप्पू यादव ने खुद ही किया था, और जो उनका ही कहना है कि ये सारी चीज़ें मेरे ही प्लान था। बट कल भी इस तरह की चीज़ें की गई थी कि इसका एक छोटा लेवल पे किया गया था, जब कई समाजवादी पार्टी के नेता एक दान पेटी लेके चल रहे थे और उसमें लोगों से पैसा मांग रहे थे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद डिम्पल यादव भी उसमें मौजूद थी, जो कल चल रहा था। बट आज जो हुआ वो उसको एक आगे और ले गया, उसका एक नाटकीय वर्णन जो पूरा उनके हिसाब से जो पूरा केस को दर्शाने की कोशिश, वो उन्होंने किया। और हालांकि स्पीकर ओम बिरला और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने इसकी निंदा की है, कहा है कि इस तरह के प्रदर्शन सदन की गरिमा को कम करते हैं और प्रेमिसेस में नहीं किए जाने चाहिए। स्पीकर ने इस मामले का संज्ञान भी लिया है। अब आगे क्या होगा वो पप्पू यादव का ऐसा कहना है कि वो किसी भी तरह का एक्शन फेस करने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने ये जो है इसलिए किया है कि सनातन की रक्षा की जा सके। ये पप्पू यादव का कहना है। लोकसभा स्पीकर कोटा से सांसद ओम बिरला ने ये टिप्पणी बिना नाम लिए कल्याण बनर्जी की तरफ भी, ऐसा आलोचकों ने कहा कि उनकी तरफ भी इशारा है, क्योंकि वो भी एक तख्ती सी, जैसा हमने आपको कल के एपिसोड में बताया था कि वो एक तख्ती सी उन्होंने लगा रखी है जिसमें वो उन सांसदों का जिक्र करते हैं, उन्होंने बंगाल का गद्दार कहते हैं, जिन्होंने चुनाव में हार के बाद अंतरात्मा के जागने पर बीजेपी तृणमूल कांग्रेस को छोड़ करके एक और पार्टी ज्वाइन, नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया, जो सिक्किम की एक पार्टी। जी।
एक और त्रिपुरा चीज़- त्रिपुरा की, हाँ माफ कीजिएगा। एक और चीज है, मुझे कई दर्शकों ने कमेंट बॉक्स में बताया कि मेरी बोलने की रफ्तार थोड़ी सी तेज है, तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगे किसी सवाल में तो प्लीज मेरी कॉपी चेक यहीं कर दीजिएगा ताकि कमेंट बॉक्स में थोड़ी कम डांट पड़े। विपक्ष की इस यॉर्कर पर सत्ता पक्ष का क्या टेक है? हमने आज ये समझा, हमारी पॉलिटिकल एडिटर हैं लिज मैथ्यू, उनकी कॉपी से हमने समझा सर कि विपक्ष की ये सत्ता पक्ष की ये तैयारी है कि वो अब सदन चलने दें और अपने जो मेन बिल्स हैं, डिलिमिटेशन, जो उनका पूरा लेजिस्लेटिव पैकेज जिसके बारे में हमने बात की थी, उसको वो थोड़ा सा देरी से करना चाहता है, पुश करके। सत्ता पक्ष कैसे देख रहा है? 2 हफ्ते बीत चुके हैं, कुछ एक बिल्स पास हुए, वो भी ध्वनि मत से ही हुए हैं ज्यादातर। तो चर्चा से एक नीट वाले बिल पर हुई है ना, उसमें वो नीट पर जो पेपर लिखा था। सत्ता पक्ष की क्या तैयारी है? देखिए, सत्ता पक्ष के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो जैसे डिलिमिटेशन वाला है, वो विमेंस रिजर्वेशन एंड डिलिमिटेशन, जिसमें आपको 2/3 बहुमत प्रेजेंट एंड वोटिंग एमपीज का चाहिए, और ये जो आंकड़ा है इट शुड नॉट बी लेस देन 1/2 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ये आवश्यकता है उसकी। तो अभी जो परिस्थिति है, जैसे इस सेशन से पहले लग रहा था कि कई सारे दल टूट रहे थे 2/3 और एनडीए के साथ आ रहे थे, तो नंबर बढ़ रहा था। लेकिन अभी जो परिस्थितियां क्रिएट हुई पिछले 8-10 दिन में, जब सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का फिर इस्तीफा हुआ, उसके बाद जैसे ही इस्तीफा हुआ सरकार को लगा कि भाई धर्मेंद्र प्रधान गए, अब शायद चीज़ चल जाए, तो वो गृह मंत्री पे विपक्ष ने पूरा शिफ्ट कर दिया, पुलिस एट्रॉसिटीज़ पे। अभी की परिस्थिति में सरकार के लिए यही सेफ है कि जो नॉर्मल लेजिस्लेशन है उसको ध्वनि मत से पास करवा दें, क्योंकि वो 2/3 बहुमत वाली जो चीज़ है अभी उसके लिए परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं लग रही है, तो वो थोड़ी डिलेड लग रही है। चाहे उनकी मंशा थी कि इस सेशन में लाएं, लेकिन अभी परिस्थिति अनुकूल नहीं दिखाई दे रही है। तो जो नॉर्मल लेजिस्लेशंस हैं वो ध्वनि मत से पास होंगे, और उसमें अभी तक गवर्नमेंट का ये है कि विपक्ष को अभी तक, आज तक जो है कि विपक्ष को जितना हंगामा मचाना है मचाने दो, और हम जो है ध्वनि मत से पारित कर ले जाएंगे। जो नॉर्मल लेजिस्लेशन है वो लेजिस्लेटिव बिजनेस वो कर ले जाएंगे, जो कर भी रहे हैं। जैसे आज भी लोकसभा में एक बिल जैसे आपने बताया पास हुआ, जन्म मृत्यु पंजीकरण विधेयक संशोधन है वो, तो उसमें जो है अभी तक ये जो चीज़ है कि अमित शाह आके स्टेटमेंट दें, अभी सरकार का वो मन नहीं है कि वो आके स्टेटमेंट देंगे, ऐसा अभी मन नहीं है। तो हंगामा चलता रहेगा, हंगामे के बीच में एडजर्नमेंट्स चलते रहेंगे, और ये संभव है कि ध्वनि मत से कुछ और बिल्स भी पास हो जाएं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बिल है, जब तक उसके लिए पर्याप्त जो है एक व्यवस्था सरकार को नहीं दिखाई देती है, तब तक शायद वो नहीं लाएगी। वो लाना चाहती है लेकिन शायद अगले 13 दिन में संभव नहीं होगा। उसके लिए आगे या तो स्पेशल सेशन, एक छोटा सा जैसे 2023 में हुआ था जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ था, या फिर विंटर सेशन, इन दोनों में से कहीं संभावना है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा कूल डाउन होना पड़ेगा चीज़ों को, क्योंकि आपको बहुत फ्लोर मैनेजमेंट करना है। उस फ्लोर मैनेजमेंट के लिए वो चीज़ होनी चाहिए कि बाहर का जो रोष है, क्रोध है सड़क का, वो उतना शांत हो जाए कि जो आप फ्लोर मैनेजमेंट कर रहे हैं लोग आपकी बात सुनने को तैयार हों। अभी जो है विपक्ष के बहुत सारे जो सांसद हैं वो थोड़े सावधान हो गए हैं, इसलिए भी हो गए हैं कि थोड़ा लग रहा है कि युवाओं में अभी फिलहाल रोष है, और गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है युवाओं को रीच आउट करने की अलग अलग तरीकों से, है ना। प्राइम मिनिस्टर के भी वो आ रहे हैं, जितेंद्र सिंह का हमने वीडियो देखा। अच्छा, उसमें मैं एक चीज और नोटिस कर रहा था, वो वीडियो, चूंकि हमने वो दौर देखा, हम डिजिटल से आते हैं, मेरी जनरेशन जब बड़ी हो रही है, तो एक वो दौर था जिसमें आप बिल्कुल फाइनेस्ट पैकेज के साथ बढ़िया विजुअल, साउंड, एक एक चीज पर बारीक गौर था। अभी वो बहुत ही रॉ पे चला गया है। तो आप देखेंगे कि उनका जो भी लोग वीडियोस बना रहे हैं सत्ता पक्ष की विपक्ष की तरफ से, उनका हाथ ऐसे आता है, मतलब आपको लगता है कि वो बटन ऑन करके आ रहा है। ये बहुत माइन्यूट चीज है, लेकिन ये है कि पहले वो बिल्कुल फाइनेस्ट पैकेज की तरह आता था, वो बहुत रॉ आ रहा है, मतलब जल्दी जल्दी बन रहा है। हाँ, जल्दी जल्दी बन रहा है, और वो चाहते हैं बस इन आउट करके, जो हम लोग जर्नलिज्म की भाषा में बोलते हैं इन आउट। इसका मतलब ये होता है कि खबर आई, आपने पन्ना लिया, कैमरा चालू किया, हमारे साथी हैं जैसे राज, उन्होंने शूट किया, इन आउट हमने उसको एडिट करके और वो रिलीज कर दिया, उस तरह से काम। बाकी सरकार हमेशा बोलती रहेगी, आप देखिए हर रोज, और ये पिछले सेशन में भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है। किरण रिजिजू हैं, वो बार बार बोलते हैं, मतलब एडजर्न होने से पहले 2 मिनट बोलते हैं और बोलते हैं कि पूरा देश आपको देख रहा है, आप संसद में आके शिवराज सिंह चौहान ने बोली ये बात, आप संसद में आके देश नोट कर रहा है, बहस नहीं करना चाहते, तो बेसिकली एक तरह से शेम करना ऑपोजिशन को कि तुम पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे हो। हाँ, ये जो प्रथा है कोई बहुत नई नहीं है। जैसे कि जब विमेंस रिजर्वेशन बिल बहुत पहले 2010 में जब पास हुआ था, वो जो ज़माना आया था, तो एक बार ऐसा भी हुआ था कि आरजेडी समाजवादी के जो सांसद हैं
वो लिटरली चढ़ के माइक तोड़ रहे थे, वो भी हुआ है बिल इस फड़ा केसेस। था, हाँ, शरद हाँ, यादव थे एकदम, उसमें, कई लोग एकदम। और पुराना ये राजनारायण जब सांसद हुआ करते थे तो कई बार जब वो वेल ऑफ द हाउस में प्रोटेस्ट करने के लिए आते थे, हंगामा मचाते थे, तो बोला जाता था स्पीकर द्वारा कि मार्शल से उठवा दो, तो वो क्या है, लेट जाते थे वहाँ, मतलब वेल ऑफ द हाउस में लेट जाया करते थे राजनारायण, कई बार उन्होंने ये किया। तो ये जो प्रथा है विपक्ष की, ये भी कोई नई नहीं है। पार्लियामेंट में इतना सब हो चुका है, असेंबलीज तो ऐसी भी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश असेंबली में, तमिलनाडु असेंबली में बाकायदा मतलब माइक वाइक चले हैं एक जमाने में। जयललिता ने तमिलनाडु की संसद छोड़ते हुए कहा था कि तब लौटूंगी जब अगली बार मुख्यमंत्री बनकर और आऊंगी। जयललिता के टाइम पे अटैक हुआ था। उत्तर प्रदेश में एक बार हुआ था अर्ली 90s के करीब, जब मतलब बीजेपी और समाजवादी साइड की तरफ से मतलब माइक तोड़ तोड़ के चले थे। तो ये सब होता रहता है। अभी सरकार का ये होगा कि नॉर्मल लेजिस्लेशन पास हो जाए, जो बिल ये सोच रहे हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन जिसमें ज़्यादा आंकड़े नंबर्स चाहिए, उसको थोड़ा डिले करो जब तक परिस्थिति थोड़ी बेहतर हो। विपक्ष चाहेगी कि घेरे रहें, क्योंकि विपक्ष को इस बार, अभी आप देखिए पहले 2 हफ्ते में विपक्ष का थोड़ा सा एक तरह से एडवांटेज नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि विपक्ष ज़्यादा विजिबली नज़र आ रहा है पिछले सेशंस के मुकाबले। और सरकार ये बोलती रहेगी कि विपक्ष जो है हाउस को चलने नहीं देना चाहता, इतना टैक्स पेयर्स मनी खर्च होता है, लेकिन ये केवल हंगामा मचाने आते हैं। तो ये परिस्थिति अभी जो लग रहा है कुछ दिन चलेगी और कुछ और बिल्स पास होंगे। अच्छा, ये जो ये बात विकास जी कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो उसको एक तरह से शेम करने की प्रयास करता है, मैं भी क्योंकि विपक्ष में नेताओं से बात करता रहता हूँ, तो ये चीज़ हम भी उनसे पूछते हैं कि आप हाउस डिसरप्ट करें। तो एक टीएमसी के सीनियर सांसद हैं, वो हमेशा एक ही जवाब देते हैं इस चीज़ का कि गवर्नमेंट इज़ आंसरेबल टू पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट इज़ आंसरेबल टू द पीपल। तो विपक्ष की ये भूमिका रहती है कि जो मतलब उनका ऐसा कहना रहता है कि जो भी बुनियादी मुद्दे लोगों से रिलेटेड हैं, वो हम कोशिश करेंगे कि उसका संसद में बात की जाए उस पर। तो इसलिए विपक्ष इस चीज़ में शेम नहीं फील करता है कि अगर वो डिसरप्ट कर रहे हैं हाउस को, तो वो उनका ये कहना रहता है कि हम इसलिए बाधा डाल रहे हैं हाउस के चलने में, ताकि जो लोगों के मुद्दे हैं वो सरकार को हम मजबूर करें डिस्कस करने के लिए, उस पर बात करने के लिए सदन के अंदर। और बाय द वे एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं, यूपीए के दिनों में भी डिसरप्शन होता था, बीजेपी द्वारा किया जाता था। उस टाइम पे जेटली जी और सुषमा जी ये बोलते थे कि डिसरप्शन ऑफ पार्लियामेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस। कभी कभी डिसरप्शन भी होता है। तो ये देखिए, ये एक प्रक्रिया है जो सत्ता पक्ष हमेशा चाहता है कि हाउस चले, हमारे कंडीशंस पे चले, हम जो बिल्स ला रहे हैं पास हो। विपक्ष चाहता है कि प्रेशर बनाएं। ये एकदम इंडियन पार्लियामेंट में होता चला आया है और आगे भी शायद होता चला जाएगा। एक चीज़ जो है वो ये भी है कि दोनों विपक्ष और सत्ता पक्ष जो है, दोनों के लिए लेकिन एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एज पार्लियामेंटेरियंस, वो प्रोडक्टिविटी ऑफ द सेशन की होती है। आप ये भी देखें कि कितने दिन वो सेशन चला, उसमें कितने बिल आए, उसमें कितने घंटे चर्चा हुई, ये सारी चीज़ें जो है दे आर अ मैटर ऑफ पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड। ये मतलब फॉर पोस्टेरिटी, ये जनरेशन्स के लिए ये उसमें दर्ज होता है। तो सरकार का एक ये भी रहता है, मतलब ओवर एंड अबव अपनी पावर दर्शाने के लिए, इफ़ यू विल, या मतलब ये दर्शाने के लिए कि हमारी सत्ता है, ये भी है कि मतलब पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स के अंदर भी ये जाता है कि जब आपकी सरकार थी उस साल के उस सेशन में, जब ये सारी चीज़ें लाइंड अप थी, वो कितना लंबा सेशन था, कितने समय उस पर चर्चा हुई, कितने बिल आ पाए, कितनों पे, बिकॉज दिस इज ऑल्सो, सो ये एक अकाउंटेबिलिटी के अंदर भी, इट इज ऑल्सो एन एक्सरसाइज इन अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल। वो इम्पोर्टेंट है। एक कैविएट, सबसे अधिक प्रोडक्टिव जो लोकसभा थी वो उस टाइम पे थी जब इमरजेंसी के टाइम पे एक्सटेंशन हुआ था। मतलब ये क्योंकि विपक्ष हाँ, नहीं था, विपक्ष था ही नहीं। 75 से 77 की हाँ, जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ, क्योंकि विपक्ष था ही नहीं उस टाइम, तो धड़ाधड़ बिल आए और बिल्कुल मतलब वाइड रेंजिंग चेंजेस हो गए। लेकिन हाँ, जो जतिन ने कहा बिल्कुल सही है कि ये रिकॉर्ड पोस्टीरिटी में जाता है, कौन सी लोकसभा में कितने घंटे डिबेट चली, कितने दिन पूरे वॉश आउट थे, कितने बिल पास हुए। पॉस्टिरिटी मैंने अनंत काल ना, अनंत काल के लिए जाता है। ये आज डेरिक ओब्रायन ने एक पोस्ट भी किया है एक्स पे, जो टीएमसी के सांसद हैं। जी, डेरिक ओब्रायन जो टीएमसी के सीनियर सांसद हैं, कि जो अभी आपने जिस बिल की बात की उसको 3 मिनट में पास किया गया है, उनका ऐसा कहना है। जन्म मृत्यु, जी, जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, जी, उसको अब उन्होंने बहुत ही क्रिटिकल टोन में वो ट्वीट किया है कि 3 मिनट में, टुडे जुलाई 31 जुलाई, a bill passed in Lok Sabha in 3 minutes in the din, the registration of births and deaths amendment bill 2026,
उन्होंने अपनी किताब का भी इस पे हवाला दिया है, बट बेसिक बात उनकी यही है कि 3 मिनट में किसी बिल को बिना डिस्कशन के पास करना, उस बात पे उन्होंने सरकार को पर उसमें क्रिटिसाइज और किया। सरकार ने भी- कहा है कि डिस्कशन के लिए रुके ही नहीं है, ये हंगामा मचा रहा है। सरकार ने भी तो इसमें वॉकआउट थोड़ी किया है नहीं विपक्ष ने। वो उन्होंने नहीं कहा किया। कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बाकायदा तय हुआ था कि इस पे डिस्कशन होगा, किरण लेकिन रिजिजू ने- डिस्कशन के टाइम पे विपक्ष ने डिस्कशन नहीं किया। इन हिज कैपेसिटी एज पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला। जब ये बिल पारित हो गया उसके बाद उन्होंने बोला, उन्होंने जो विकास जी ने कहा वही उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर ये बात हुई थी। उनका ये कहना था कि सारे ऑपोजिशन के एमपी जो 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 लीडर्स हैं उनके हाउस में, उन्होंने इस बात में हामी भरी थी कि हम इस पर डिस्कशन करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि आप यहाँ पे डिस्कशन नहीं करते हैं, लेकिन बाहर जाके माने उनका कटाक्ष हम बाहर मीडिया जाके वालों पे ही बोलते था, हैं कि सरकार सुनती नहीं है, डिस्कशन के बिना बिल पास डिस्कशन करवा देती के बिना पास कर है। देती है। सरकार ये कह दावत थी, तकाफुलें थी हैं। और उन्होंने ये भी कहा बाय द वे कि अब आगे आने वाले वीक का उन्होंने जो है, मेरे हिसाब से तो, मेरी नज़रों में तो उन्होंने एक फ्लेवर उसका भी दे दिया ऑफ व्हाट इज टू कम, कि उन्होंने कहा आने वाले दिनों में सदन की कार्रवाई में जब हम और बिल लाएंगे तब आप मत बोलिएगा कि हमने आपके साथ डिस्कशन नहीं किया और वो बिना डिस्कशन के पास हो गए। तो लगता है कि कुछ और भी बड़ा जो है वो आने वाला है अगले वीक। अगले विषय की चर्चा पर चलें उससे पहले 3 नोट हैं यहाँ। पहला, जिन राजनारायण की बात विकास सर ने की, वो वही राजनारायण हैं जब इंदिरा गांधी 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाती हैं और मार्च 1977 में ये अनाउंस होता है कि चुनाव अब होंगे, तो उन्हें पहली बार अमेठी सीट से हराने वाले राजनारायण थे। उसके बाद चौधरी चरण सिंह की सत्ता में कैसे वापसी और कैसे जाना हुआ, ये पॉलिटिकल हिस्ट्री के, आप अगर स्टूडेंट्स हैं पॉलिटिकल साइंस के तो इसको बारे में पढ़िएगा। मुझे जुगलबंदी इमरजेंसी लगने से पहले भी राजनारायण की इलेक्शन पिटीशन जो थी कि इंदिरा गांधी ने करप्ट प्रैक्टिस की है, जो शांति भूषण ने केस लड़ा तो था इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा का जो जजमेंट था 12 जून हाँ एकदम, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केवल पार्शियल रिलीफ दिया कि प्राइम मिनिस्टर रह सकती हैं हाउस में लेकिन वोट नहीं कर सकती। उसी के बाद इमरजेंसी भी लगी है। तो राजनारायण का बहुत ही एक और वो पिटीशन ये थी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपने सरकारी वाहन का इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया में, चुनाव के प्रचार में इंदिरा गांधी को दिया था, जो कि वहां से एक इलेक्शन एजेंट भी उनके यशपाल कपूर शायद वो उसमें थे। तब उन्होंने रिजाइन किया था, एक्सेप्ट नहीं हुआ था रेजिग्नेशन। एक चार्ज ये भी था कि इंदिरा गांधी का जो रोस्ट्रम है वो बहुत ऊंचा है, जिससे उनको अनड्यू एडवांटेज मिलता है। तो कई तरीके के चार्जेस उस पर लगे थे और वहां से जो लीगल सेटबैक मिला वो उसने एक तरह से एक्सपीडाइट कर दिया इमरजेंसी के डिसीजन को। मैं एक टास्क आपके लिए छोड़कर जाता हूं, फिर आज के सदन पर लौटूंगा। ये वही यशपाल कपूर हैं जिनकी एक शिकायत पर यूपी के एक मुख्यमंत्री को अपनी गद्दी गंवानी पड़ी थी। ये आप लोग सर्च कीजिएगा। हम आज के प्रक्रिया पर वापस से लौटते हैं। मुझे एक चीज समझनी है जतिन, पहला जो हफ्ता है 20 जुलाई से 25 जुलाई तक का, उस हफ्ते में डिस्कशन था कि ये जो हिंसा हुई है उस पर तो बात हो, लेकिन पहले उसकी प्रायोरिटी ये थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, प्री कंडीशन थी वो। कांग्रेस की प्री कंडीशन, बाकी दलों की नहीं। बाकी दलों, कांग्रेस की प्री कंडीशन थी, जिसके सबसे ज्यादा सांसद हैं विपक्ष की तरफ से, सबसे बड़ी विपक्ष 99 सांसद है ना, 98 अभी 98, क्योंकि वो एक हार गए, ठीक 98 सांसद है। ये प्री कंडीशन पूरी होती है, शनिवार को इस्तीफा आ गया। उसके बाद अगले हफ्ते में ये प्री कंडीशन थी कि अमित शाह आकर के बयान दें और बताएं। सत्ता पक्ष को अब ये है बाय द वे कि अब वो रिजाइन करें, वो रेजिग्नेशन की भी उनकी डिमांड हाँ, लेकिन उनका पहले है कि आकर के बताएं, पहले और जवाब जरूर दें। मैं दर्शकों को यहाँ ये भी बता दूं कि केसी वेणुगोपाल हैं जो सीएम इन वेटिंग रह गए केरल की तरफ से, केरला में कांग्रेस के बहुत बड़े वो जो उनकी जो उनका जो संगठन है, उनके वो ऑर्गेनाइजेशनल चीफ है। तो केसी वेणुगोपाल ने जितेंद्र सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, आपने इनको सुना होगा जब ये सीजेपी के आशुतोष रांका और सौरव दास के साथ जब बातचीत चल रही थी, तो उसमें जेपी नड्डा के साथ जो एक मंत्री आते थे उधमपुर से सांसद, वो जितेंद्र सिंह हैं। उन पर एक पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का मोशन लगा। अभी क्या होता है, टेक्निकलिटी में अपन को नहीं जाएंगे, हमको यूपीएससी नहीं करना, बात करनी है बस। अभी इसमें हुआ ये था, ब्रीच ऑफ मोशन का मतलब ये होता है कि सदन की एक पूरी गरिमा है, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, यानी कि आप सदन में झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो केसी वेणुगोपाल का ये आरोप है कि इन्होंने जो बयान दिया वो तथ्यहीन था। बात ये थी, जितेंद्र सिंह ने ये कहा था कोट अनकोट, जो कि लोकसभा में जब चर्चा चल रही थी लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम, उनका बयान ये था कि बार बार ये स्पष्ट किया गया है कि गोली चली ही नहीं, केवल आंसू गैस यानी टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ। जब गोली चली नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं उठता, और ऐसा आदेश देने का अधिकार मजिस्ट्रेट के पास होता है, मंत्री के पास नहीं। केसी वेणुगोपाल ने इस
पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये झूठ बोला गया है और वो चाहते हैं कि इसको ब्रीच कमेटी में भेजा जाए, प्रिविलेज प्रिविलेज कमेटी में भेजा जाए, क्योंकि ये तथ्यहीन बयान है, इसमें तथ्य बहुत स्पष्ट नहीं है। तो ऐसा ये हुआ। क्या परेशानी है कि अमित शाह सदन में नहीं आ रहे हैं और इसको डील नहीं कर रहे हैं फ्रॉम द फ्रंट? देखिए, अगर वो आएंगे सदन में तो पहली चीज तो बहुत हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर बन जाएगा। दूसरी चीज, जब आप आते हैं और इस पे स्टेटमेंट, अगर आप आके स्टेटमेंट नहीं देते, हंगामा हो जाएगा, एडजर्न हो जाएगा। स्टेटमेंट अगर आप देते हैं तो स्टेटमेंट देने के एक्ट में आप एक्सेप्ट करते हैं कि आई एम द टॉप बॉस वेयर इट कम्स टू दिल्ली पुलिस एंड सीआरपीएफ। क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट देता है तो वो देता है ना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उस पोजीशन पे हो। क्योंकि रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो सीआरपीएफ को रिपोर्ट करती है, दर्शक यहाँ ध्यान दें, इसलिए उसी का विंग है और वो होम मिनिस्ट्री के अंडर है। तो स्टेटमेंट देने का मतलब आपने एक तरह से अगला स्टेप उठा लिया, जब आप बोल रहे हैं कि हाँ मैं रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में हूं, यहाँ पे शीर्ष पर हूं और मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं। अभी जो गवर्नमेंट की लाइन है वो ये है कि ये ऑर्डर मैजिस्ट्रेट का होता है, ये ऑर्डर मंत्री का नहीं होता, जो कि प्रोसीजरल है, आर्ग्यूमेंट है। कि वो परिस्थिति को देखते हुए इसलिए गवर्नमेंट का रीडिंग है कि स्टेटमेंट दिलवाने पे भी अगर आपने एडमिट कर लिया तो लगेगा विपक्ष जो मांग रहा है फिर होता जा रहा है, रेजिग्नेशन हो गया, फिर स्टेटमेंट हो गई। तो अभी अगर लेजिस्लेशन बिना स्टेटमेंट के भी दिन में पास हो सकता है, तो इस चीज को गवर्नमेंट चाहेगी कि धीरे धीरे करके ये अपने आप जो है ठंडी पड़ जाए, बजाय इसके कि आप स्टेटमेंट दिलवा के और एस्केलेट कर दें। विकास जी ने बोला, मेरी पप्पू यादव जी से भी बात हो रही थी, तो और भी कई विपक्ष के सांसद ये बात बोल रहे हैं कि एक तरफ सरकार ये बोल रही है कि ये जो ऑर्डर होता है ये मैजिस्ट्रेट देता है, बट दूसरी तरफ जब कार सेवकों पे गोली चलाने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी यूपी में जो 92 में हुआ उसको उसमें जो 90 में कार सेवक 90 तो मुलायम सिंह यादव पे लगातार आरोप लग रहे थे। इनफैक्ट एक जमाना था जब खूब आरोप लगते थे कि इन्होंने गोली चलवा दी। तो अब ये कई विपक्ष वाले इस चीज को बोल रहे हैं। इनफैक्ट अखिलेश यादव ने एक तरह से इनडायरेक्ट ट्वीट भी उस दिन किया था कि ये बोल रहे हैं कि अगर यहाँ मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर है तो वहाँ मुलायम सिंह यादव का कैसे था, और अगर वहाँ भी मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर था तो इतने साल आप बोल क्या रहे थे। तो विपक्ष उस चीज पे थोड़ा सा प्ले कर रहा है। ठीक, विपक्ष ये प्ले कर रहा है कि सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है, सत्ता पक्ष ये प्ले कर रहा है कि विपक्ष जो है उस सदन को नहीं चलने दे रहा है। कुल मिलाकर के बात यह है कि हमारा और आपका काम नहीं चल पाएगा अगर सदन नहीं चलेगी, अगर बिल पास नहीं होंगे, हमारे और आपके भले की चीज़ें उसमें नहीं डिस्कस की जाएंगी। एक पॉलिटिकल कमेंट्री मुझे आपसे लेनी है, थोड़ा उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करते हैं, जैसे कि सारी पार्टियों का रुख है ही। हमने देखा आकाश आनंद को पहले सत्ता दी गई, फिर एक रैली में उनके खिलाफ एफआईआर होती है, उसके बाद से उनसे छीन लिया गया। और हम मायावती का भी क्रमशः विकास अगर देखते हैं पॉलिटिकल, तो वो हरिद्वार से चुनाव लड़ती हैं, कैराना से लड़ती हैं, फिर अंत में चौथे चुनाव या तीसरे चुनाव में जाकर के उनको अपनी पहली पॉलिटिकल विक्ट्री का स्वाद हासिल होता है। अब आकाश आनंद को फिर से फ्रंट में लाने की तैयारी चल रही है, वो कुछ सम्मेलन भी करेंगे, कुछ सीटों पर उन्होंने अपने कैंडिडेट भी फाइनल कर दिए हैं। बीएसपी का 2027 यूपी इलेक्शन प्लान क्या है? देखिए, बीएसपी के पास अभी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप काफ़ी लंबे समय तक आपकी परफॉर्मेंस गिरती चली जाए, और ये काफ़ी लंबा समय हो चुका है, तो बीएसपी के पास अभी केवल ऑप्टिक्स का ऑप्शन है। ऑप्टिक्स का ऑप्शन ऐसे कि मायावती जी ने कई बार आकाश आनंद को बाहर किया, अंदर लाइन जो उनके भतीजे हैं, कई बार हुआ। अभी ये जेन जी मूवमेंट के साथ जो है हुआ है, तो एक तरह से एक युवा को आगे करना, एक तरह का इनडायरेक्ट सिग्नल युवाओं को देने की कोशिश करना है, ये संदर्भ है उस चीज़ का संदर्भ। लेकिन सिग्नल कितना जाएगा, कितना नहीं जाएगा, क्योंकि अभी बीएसपी की हालत यह है कि अब पिछली बार चंद्रशेखर आज़ाद अपनी सीट जीत गए, नगीना सीट से। हाँ, और जीत ही नहीं गए, वो तो वहाँ जंतर मंतर पे मौजूद थे, तो विजिबिलिटी उनकी आकाश आनंद से कहीं ज़्यादा है। लेकिन बीएसपी को सर्वाइवल के लिए, क्योंकि अभी मायावती जी को काफ़ी समय हो गया है सत्ता में से जाए हुए, विजिबिलिटी भी उनकी बहुत कम है। पार्टी को अगर चलाना भी है तो आपको कोई एक फेस सामने देना पड़ेगा, अदरवाइज सडनली पार्टी बैठ सकती है। तो अभी इस मौके पर जहाँ पे युवा 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 ये सब बात चल रही है, उन्होंने फिर एक तरह से युवा को आगे कर दिया कि भाई ये इतनी मीटिंग्स करेंगे, और इससे एक तरह का युवाओं में होगा कि भाई यंगस्टर्स का टाइम पॉलिटिक्स में आ रहा है। लेकिन ये फंक्शन है लिमिटेड ऑप्शंस का बेसिकली, क्योंकि कुछ तो अब उत्तर प्रदेश इलेक्शन आ रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा, और पार्लियामेंट के अंदर बीएसपी कुछ कर नहीं सकते, बीएसपी का नंबर्स ही नहीं है, तो कहीं आपको बाहर से कुछ जनरेट करना पड़ेगा। उसमें भी जहाँ तक दलितों की बात है, चंद्रशेखर आज़ाद
मतलब विजिबली ज्यादा बड़े फिगर निकल के आ गए, चाहे उनका वोट अभी उतना नहीं है, लेकिन किसी किसी सीट पे उन्होंने ये दिखा दिया है कि वो ठीक ठाक वोट भी ला सकते हैं। तो बीएसपी के लिए एक तरह की एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, वो कई दिन से है, अभी भी बनी हुई है। तो कुछ जेस्चर न्यूज साइकिल में रहना, कहीं लगे कि हाँ कुछ हो रहा है, तो वो चीज बीएसपी अभी करना चाह रही है। और उनका जो 9% वोट है, आई थिंक 2024 चुनाव में 9.72% वोट आया था, अगर मुझे याद है तो, सही याद है। तो वो चाहेंगे नहीं कि वो वोट और फर्दर कम होता जाए, क्योंकि अगर आप पिछले कुछ चुनाव में देखें तो उनका वोट हर बार 2 से 3% कम होता जा रहा है। क्यों, देखिए आप ये समझिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति की आबादी है वो है 21%। जातिगत जनगणना बाकियों पे नहीं होती, लेकिन एससीज और एसटीज पे तो हर सेंसस में होती है। 21% यूपी में शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है, जिसका 56% जाटव है, जिसका 56%, 21% का 56%। हाँ, तो अच्छा। मतलब समझ लीजिए वो हो गया 10-10.5%, 9% वोट आ रहा है। तो ये संभावना है कि वो अधिकांश जो है जाटव वोट आ रहा है। चंद्रशेखर आजाद आगे के लिए रेडी हैं उस वोट को क्लेम करने के लिए। तो बीएसपी के लिए कहीं नजर आना कि हम कुछ कर रहे हैं, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इनका नेशनल पार्टी स्टेटस भी तो मेरे ख्याल से एट स्टेक होगा सर इस बार। हाँ होगा, अब चेक करना पड़ेगा, वो ध्यान नहीं, क्योंकि अब तो क्योंकि शुरू में तो ये मुश्किल आई थी, जब 14 में हाँ। सीटें कम थी, 19 में सीटें बढ़ी। अब चेक और करना पड़ेगा जब कि सर क्या। ये कह रहे थे कि बहुत वक्त से सत्ता से बाहर है, तो उसका आशय ये था कि 2007 से 2012 में जब बीएसपी की सत्ता थी, उसके बाद से क्रमशः मायावती, आपको उनका इलेक्टोरल परफॉर्मेंस बीएसपी का गिरा है, सीटें भी कम आई है, वोट शेयर भी कम हुआ है। और ये लोकसभा के इलेक्शन और राज्य विधानसभा के इलेक्शन सिवाय दोनों 2019 स्तर पर के। हुआ है। सिवाय 2019 के, जब सपा बसपा ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जब एक साथ तब 10 उनके सांसद बने थे, 10 उनके सांसद बने थे, और सपा के पांच बने थे। और तब ये बड़े आरोप लगे थे कि वो ट्रांसफर और तमाम पॉलिटिकल एक गिमिक हुआ था। आखिरी सवाल पर आते हैं। ये जो 3 मिनट में बिल पास हुआ है आज, जिसके बारे में अभी असद ने बताया, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, ये क्या है, हमारे दर्शकों को जरा समझा दें। देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स का ये बिल है। ये ओरिजिनल बिल एक्ट जो है 1969 का है, 2023 में संशोधन हुआ। तो अभी ये जो एक्ट जिस परिस्थिति में है आज की तारीख में, बेसिकली सरकार चाहती है कि अगर कोई भी मृत्यु हो या जन्म हो तो उसका पंजीकरण करवाया, रजिस्ट्रेशन करवाया जाए रजिस्ट्रार के पास। तो अभी अभी का स्टेटस ये है कि अगर आप 1 साल से ज्यादा आपको देरी हो गई सूचना देने में, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो या तो डीएम या एसडीएम या एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो ऑथराइज डीएम द्वारा हो, उससे आपको ऑर्डर लाना पड़ेगा, जो पहले देखेगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है कि 1 साल से थोड़ा अधिक पहले ये बर्थ या डेथ हुआ, वो पहले चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे इन्फॉर्मेशन को, फिर एक ऑर्डर देंगे कि आप रजिस्टर करवा सकते हैं। अब उसको थोड़ा और रिगरस और स्ट्रिंजेंट बनाने के लिए ये किया गया है कि अगर आपसे 2 साल की देरी हो गई तो फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास केवल वही वो ऑर्डर इश्यू कर सकता है आपकी इंफॉर्मेशन को एसेस करके। तो बेसिकली ये बिल इस पे एम्ड है कि आप कोई भी मृत्यु हो या कोई भी जन्म हो परिवार में, उसका रजिस्ट्रेशन करवाने में डिले ना करें। तो जितना आप डिले करते जाएंगे उतना प्रोसेस टफ होता जाएगा। तो बेसिकली ये रजिस्ट्रेशन और ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स वो सुचारू रूप लोग तुरंत करवाएं, उसके लिए बिल है। तो इसका मतलब ये नहीं है, अगर ये लोकसभा में पास हुआ है, लोकसभा, अभी राज्यसभा में आना है, फिर उसमें प्रेसिडेंट के साइन होंगे, उसका तो एक्ट बनता है। एक लंबी पॉलिटिकल प्रोसेस है। आप इसके लिए सिविक्स की किताबें जरूर देख सकते हैं। एक बहुत अच्छी बुक है जो 8th क्लास की आती है, सिविक पॉलिटिकल साइंस वाली, उसमें आपको सारी प्रोसीजर्स, इंस्टीट्यूशंस कैसे वर्क करते हैं, और 11th क्लास की पॉलिटिकल थ्योरी है। वहां अगर आप दोनों को मिक्स करके समझेंगे, पॉलिटिकल थ्योरी को और इंस्टीट्यूशंस को, तो आपको समझ में आएगा कि देश कैसे चलता है। कुल मिलाकर एक लाइन की बात यही है कि अगर आपके घर परिवार में कोई मृत्यु हो रही है समाज में, या किसी का जन्म हो रहा है, तो उसको रजिस्ट्रेशन तुरंत कराएं। देश को एक डेटा चाहिए होता है, सरकार को भी, ताकि वो पॉलिसी बना सके। उस स्तर पर बहुत जरूरी चीज है। हम सरकारों से जवाबदेही रोज मांगते ही हैं, जरूरी है कि एक नागरिक के तौर पर भी हम अपनी जवाबदेही पूरी करें। हालांकि डेरेक ओब्रायन का जो इसमें डिसेंट है उसको भी नोट करना चाहिए, क्योंकि 3 मिनट में बिल पास नहीं होना चाहिए, लंबी चर्चा होनी चाहिए। सदन वैसे भी 3 या 3 बारी बैठता है, बजट सेशन, विंटर और मानसून। अगर कोई स्पेशल सेशन अगर हो गया तो हो गया। बजट को आप 2 फाड़ में देख लीजिए, क्योंकि उसमें 2 सबसे लंबा रहता है, सबसे लंबा 2 है, क्योंकि फिर बजट लोग पढ़ते हैं, फिर उस पर कमेंट्री अपने देते हैं। तो कुल मिलाकर से 4 या 3 बार जब बैठ रहा है तो उसमें कम से कम लंबी चर्चा तो हो। आखिरी सवाल के साथ में, अब इस वक्त ये ठीक बात है कि सत्ता पक्ष प्लानिंग कर रहा है, नए तरीके से बिल आएंगे, सब कुछ आएंगे। एक मीटिंग आज सुबह हुई
जिसमें लोकसभा अध्यक्ष जो स्पीकर हैं उनके कमरे में एक मीटिंग हुई जिसमें पीयूष गोयल थे, केंद्रीय मंत्री, उसमें अमित शाह जी थे, और उसमें और एक नाम और मैं मिस कर रहा हूँ, मुझे बता दीजिएगा जी, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जो उस मीटिंग में थे। इस मीटिंग के बाद क्या सरकार अब इस बात पर परेशान है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि सदन नहीं चल पा रहा है? उस मीटिंग में क्या प्लानिंग है, या इंटरनली जो आज स्किट हुआ है उस पर सरकार क्या सोच रही है? क्योंकि अभी वो एक मैच से बाहर निकले हैं, कोशिश कर रहे हैं, दूसरी मैच उनके सामने खड़ी है। इस मीटिंग के स्पेसिफिक्स के बारे में तो कुछ कॉन्क्रीट नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो लबोलबाब जो इंटरनली पार्टी में अभी बात चल रही है, वो सदन की कार्यवाही का जो अभी रेट चल रहा है, जो प्रोडक्टिविटी का रेट है, और जो कंपैरेटिवली बहुत कंसर्निंग है। अगर हम पिछले इसी सेशन को देखें, पिछले साल के या इनफैक्ट पिछले सेशन की प्रोडक्टिविटी भी अगर हम देखें, तो ये एक चिंता का विषय ज़रूर है सत्ता पक्ष के लिए। और दूसरी बात ये कि एक FCRA बिल जिस पे डिस्कशन पिछली बार भी बजट सेशन में, जिसको पोस्टपोन कर दिया गया था अगले सेशन के लिए, जो मॉनसून सेशन के लिए किया गया था, तो उसके बारे में भी पार्टी सर्कल्स में बात तो ज़रूर हो रही है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और हो सकता है कि इस बिल के रिलेशन में और इस बिल को आगे लेकर अग्रणी रूप से अमित शाह जी खुद आगे आएं, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी में गिर गया था बिल जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था पिछले सेशन में लोकसभा में, जहां पर इसके ऊपर, क्योंकि इट इज़ द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस रेगुलेशन एक्ट, तो उसके अंदर भी इसमें कई स्पेशली जो क्रिश्चियन बॉडीज़ हैं, जिनको बहुत सारे डोनेशंस बाहर से, जो भी माइग्रेंट पॉपुलेशन है, जो भी नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, वो ना सिर्फ वो अक्रॉस रिलीजन्स जो है वो पैसा भेजते हैं अपने रिलीजन की और उनके चाहे जो भी उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, उनके लिए उनकी जो अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चों को पढ़ाना, हॉस्पिटल्स, कई और ऐसी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके लिए वो फंडिंग जो है उसको रेगुलेट करने के लिए ये बिल है। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो इशू है वो ये है कि वो इस प्रक्रिया को थोड़ा स्ट्रिक्ट बना देगा, जिसके ऊपर पिछली बार ऑपोजिशन ने बहुत तगड़ा एक अटैक माउंट किया था सरकार पर, और कहा था कि ये एक तरीका है बाहर जितनी भी ये बॉडीज़ हैं जो यूजुअली जो है, क्योंकि जो माइनॉरिटी रिलीजन्स हैं उन्हीं के, चाहे वो मुस्लिम्स हो या क्रिश्चियंस हो या सिख्स हो, उनके लिए जो आता है, जो उनकी बॉडीज़ के लिए, उनकी रिलीजियस बॉडीज़ के लिए और उनके एंसिलरी एक्टिविटीज़ के लिए, जो बेसिकली लोगों की मदद के लिए होती हैं, ह्यूमन रीजंस के लिए होती हैं, उनको रेगुलेट करने के गाव में कोशिश की जा रही है कि इन इंस्टीट्यूशंस को और इनके थ्रू इन रिलीजन्स को दबाया जाए। तो देखिए, आप ये भी समझिए कि फॉरेन फंडिंग का जो पूरा नोशन ऑफ फॉरेन फंडिंग है, उसके बारे में गवर्नमेंट जो है काफ़ी सेंसिटिव रही है, और फॉरेन फंडिंग माइनॉरिटी रिलीजन्स के लिए भी आ सकती है, हिंदुज़म के लिए भी आ सकती है, संघ परिवार के लिए भी आ सकती है, तमाम NGOs के लिए आ सकती है जो अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं। तो फॉरेन फंडिंग का जो ये पूरा नैरेटिव है, जैसे अभी भी आप देखिए तो एक डिबेट ये चल रही है कि फंडिंग कहाँ से हुई CJP के प्रोटेस्ट की। तो ये बिल जो है एक तरह से ऑपोजिशन का रेड फ्लैग भी है, गवर्नमेंट के लिए इम्पोर्टेंट भी है, तो कोशिश करेंगे इसको पास करने की। ओनली थिंग कि इसके लिए कोई आपको स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए, ये दिन में भी पास हो सकता है। तो हाँ, जब हम ये कहते हैं कि सदन में आज क्या हुआ, तो मैं आपको एक किस्से से खत्म करता हूँ इस बातचीत को। जब मेरे सामने हमारी साथी हैं सिया, वो जब रिसर्च लाई, तो उसमें जैसे हमारे पास बंच होता है कि एक तो हम अपने साथियों के आर्टिकल्स और बाकी कुछ जो एनालिसिस होता है उसके नोट्स लेते हैं, और दूसरा हम दिन भर की कार्रवाइयां सुनते रहते हैं, तो उसको लिखते रहते हैं। तो ये जब पन्ने आए तो मैंने कहा ये हमने स्टेपल क्यों नहीं कर रखे हैं, तो उन्होंने कहा ये अलग अलग हैं। तो मैं थोड़ा चौंका, अलग अलग कैसे? तो उन्होंने बताया कि ये लोकसभा का है और ये राज्यसभा का है, यानी कुल जमा आज पूरे दिन भर में सिर्फ एक पन्ने की कार्रवाइयां हुई हैं। मैं आपको जरा संक्षेप में बता देता हूं कि क्या कुछ हुआ है। दूसरे शो के प्रोड्यूसर्स यहाँ पर ये भी चाह रहे हैं कि अब उनका शूट होगा, तो मैं इसे रैप अप कर लेता हूँ। 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है, और उसके बाद ओम बिरला जो कोटा से सांसद हैं और लोकसभा के स्पीकर हैं, वो ये कहते हैं कि सदन की गरिमा को कम ना किया जाए, अलग अलग जो वेशभूषा बना करके सांसद आ रहे हैं वो ऐसा ना करें। और उसके बाद लोकसभा की कार्रवाई जब दिलीप सैकिया की अध्यक्षता में शुरू होती है, जो कि आसाम से सांसद हैं,
और तब उस वक्त ये नारे लगते हैं कि होम मिनिस्टर सदन में आओ, जवाब तुमको देना होगा। अमित शाह से सदन में जवाब की जो उम्मीद है और जो मांग है वो लगातार विपक्ष कर रहा है पिछले एक हफ्ते से, यानी कि जब से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ उसके बाद से ही। और उसके बाद कार्रवाई बढ़ी और उसके बाद 3 संशोधन थे जिस पर जेपीसी में, यानी कि जॉइंट कमेटी, पार्लियामेंट्री जो कमेटी होती है जेपीसी, उसमें इसकी अनुमति दी गई है। यह है 130वां संविधान संशोधन, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2025 और एक जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन था जो कि ध्वनि मत से, यानी कि वॉइस वोट से पास हो गया। वॉइस वोट क्या है? वैसे टेबल बजा के जो बोलते हैं ना, आइज हैव इट, आइज हैव इट, आइज हैव इट, उसको बोलते हैं ध्वनि मत। आपको याद, एक्चुअली ध्वनि मत होता है जब वो बोलना। पूछते हैं कि अच्छा कितने How many से आयज हाँ, ये जितने फार्म लॉज अगर जितने आपको याद हो तो वो ध्वनि मत से ही पारित बहुत हुए सारे थे। अभी हुए हैं। बहुत सारे उसका स्पीकर का जो कहना होता सदस्य है हैं I इसके- think, सर ये जो 17 अप्रैल 1999 को सरकार गिरी थी अटल बिहारी वाजपेयी की एक वोट से, नहीं, उस- उसके लिए उससे उसकी डिवीजन वोट हुआ था ना? हाँ, वो ग्रीन सी मतलब पट्टी आती ध्वनि है। मत से तब होता है जब मान लीजिए स्पीकर को लग रहा है ना, विपक्ष से कोई बोल रहा है कि भाई आप गलत कह रहे हैं, जहां लग रहा है कि ट्रेजरी बेंचेस decibel ज्यादा volume powerful है, से। लेकिन जहां बहुत क्लोज आता है वहां डिवीजन हमारा मांगा जाता है। कोई डिवीजन भी में मेंबर अगर डिमांड करेगा हाँ, डिवीजन तो की देना तो पड़ेगा। स्पीकर को डिवीजन करना डिवीजन के लिए पड़ेगा। करना तो बट विपक्ष दोनों साइड को अगर पता है कि ये पास हो वोट रहा है। इसी तरफ हाँ। जाएगा तो वो ध्वनि मत से ही तो जैसे कर लास्ट देते हैं। आपका विमेन्स रिजर्वेशन वाला जो इस बार जो अमेंडमेंट गिरा, कॉन्स्टिट्यूशन अप्रैल अमेंडमेंट, में भी। हाँ वो भी डिवीजन से हुआ था, उसमें बाकायदा नंबर लिखा हुआ आता है। वैसे ही अटल जी की सरकार एक वोट से गिरी थी, वहां भी नंबर लिखा हुआ आया था। जी, वो याद है, डिवीजन में green हर color एक की। अपना वोट कास्ट जीएमसी वालियों की अध्यक्षता कर रहे थे। यूजुअली स्पीकर ही होते हैं जो चेयर पे होते हैं और वो पूछते हैं कि जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, फिर वहां से आवाज आती है हाँ, तो Those in favor से आय, those in favor से और no। जो हाँ। नहीं है वो कहे वो ना, तो वो ना और बोलते हैं। ऐसे डिवीजन में ये भी दर्शकों को बता दिया जाए, मान लीजिए टाई हो गया तो कास्टिंग वोट स्पीकर का होता है। ये क्या होता है? अगर मान लीजिए दोनों बराबर आ गए, टाई ब्रेकर है ना, 270 270 या जो 230 230, तो स्पीकर का कास्टिंग वोट होगा। एक वोट फिर स्पीकर का होगा, वो स्पीकर के ऊपर है। तो जब इंडो यूएस न्यूक्लियर डील आई थी, सोमनाथ चैटर्जी का जो झगड़ा अपनी पार्टी से सीपीएम से हुआ, वो इसीलिए हुआ, वो भी बड़ी क्लोज लग रही थी, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था। तो सीपीएम ने कहा, स्टेटमेंट दी कि अगर टाई हो गई तो सोमनाथ चैटर्जी को, जो स्पीकर हैं, वो क्योंकि सीपीएम के हैं, उन्हें जो है हमारे साथ वोट करना चाहिए, मतलब सरकार गिराने के लिए। तो सोमनाथ चैटर्जी ने बोला कि एज पर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, स्पीकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर है हाउस का, किसी भी हाउस का जो अध्यक्ष है वो अपने हाउस को गिराने के लिए वोट नहीं डाल सकता। कन्वेंशन ये है, उसको कायम रखने के लिए वोट डालेगा। वहां से मतलब पूरा रिफ्ट आया सोमनाथ चैटर्जी में और उनकी पार्टी में। और स्पीकर पे व्हिप लग नहीं सकता है? ना स्पीकर देखिए उसमें, क्योंकि स्पीकर पे व्हिप कौन लगाएगा? वो तो जब स्पीकर बन गया तो एक तरह से वो पार्टी का आदमी नहीं है टेक्निकली, है ना। तो वो कास्टिंग वोट जो है अगर टाई हो गया तो स्पीकर के हाथ में होता है, लेकिन वो बहुत रेयर होता नहीं है। पर ये कितना सुंदर किस्सा है। और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री की बात इसलिए हो रही है क्योंकि इस देश में संसद जब आई तो बाई कैमरल पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर जो है वो ब्रिटेन से आया था। उसके बाद आप देखते हैं फंडामेंटल राइट्स हमने और दूसरी कंट्रीज लिए, इमरजेंसी प्रोविजंस मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया से लिए, ऐसे करके हमने संविधान। आयरॉनिकली ब्रिटेन की अपनी कोई उनकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो Written नहीं है, लिविंग written नहीं है, इट्स अ लिविंग और डॉक्यूमेंट। हमारा इतना लिविंग डॉक्यूमेंट है कि 2 बरस से ज्यादा तक हमने बहस की थी। अंत में राज्यसभा का आपको बता देता हूं, सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता में कार्रवाई शुरू हुई 11 बजे। लोकसभा राज्यसभा दोनों में ही 11 बजे कार्रवाई शुरू होती है। टीएमसी सांसद जो डेरेक ओब्रायन है, उनको थोड़ा सा कड़े लहजे में उनसे कहा कि वो हंगामे को लेकर के जो कार्रवाई हो रही थी उसको स्पीकर, जो राज्यसभा की जो चेयरमैन है, उन्होंने इस बात को थोड़ा कड़े शब्दों में कहा कि डिस्ट्रप्शन मत करिए। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने रूल 267 के तहत अपने नोटिस का मुद्दा उठाया। चेयरपर्सन ने कहा कि नहीं, इस मुद्दे को नहीं उठाने दिया जा सकता है, अनुमति नहीं दी जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया विपक्ष पर कि आप सदन को बाधित कर रहे हैं। और उसके बाद अमित शाह के इस्तीफे और राम मंदिर चंदा गबन मामले को लेकर के लगातार नारेबाजी होती रही। और उसके बाद 11:30 बजे 3 अगस्त यानी कि सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए सदन स्थगित कर दी गई। हम भी इस सदन के एपिसोड को यहाँ मुलतवी करते हैं। आपसे सोमवार को फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। जो भी आपके इस एपिसोड पर सजेशंस हो, फीडबैक हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम वो सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, फीडबैक लेते हैं। जैसे जल्दी बोलने को लेकर के आपका एक फीडबैक था, तो उस पर हमने कोशिश की कि उसको ठीक किया जाए। वो मुख्यमंत्री कौन थे उसके बारे में जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम इंतजार करेंगे। क से पहला नाम आता है। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।